उसको खींच के लाते हैं कुछ इस प्रकार से कि उसका टेल जो है वो वेक्टर ए के हेड में आके चिपक जाए। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज के सेशन में बात होने वाली है कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। उनके लिए बेसिकली 3 रूल्स हैं। रूल्स नहीं कहना चाहिए, उनको लॉज कहना चाहिए, जैसे कि ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। इन तीनों लॉज को हम आज सीखेंगे और यकीन मानिए ये लेक्चर अगर आप पूरा एंड तक देखते हो तो वेक्टर्स को आप चुटकियों में ऐड करोगे बड़े आसानी से। ठीक है, कहानी की शुरुआत करें। बात करेंगे ट्रायंगल लॉ की पहले। अच्छा, एक और चीज, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो उसके लिए आपको इन दोनों मेथड को सीखना जरूरी है। जहां तक प्रश्न पॉलीगॉन लॉ का है तो भाई वेक्टर्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनफाइनाइट हो, कितने भी हो, पॉलीगॉन लॉ आपकी मदद कर देगा। ठीक है, या n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो तो पॉलीगॉन लॉ आपकी मदद कर देगा। तीनों आपको सिखाएंगे, ग्राफिकली भी सिखाएंगे, एनालिटिकल भी सिखाएंगे। इतना सिखा देंगे कि आप बस पुस्तक उठाइए और सवाल बनाइए। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। और थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, यहाँ पे कुछ शानदार एनिमेशंस आएंगे और मेरा तरीका आपको पता है ना, पहले डेमो, बाद में डेफिनेशन, बाद में लॉ का स्टेटमेंट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है a प्लस बी बराबर कितना। कोई भी दो वेक्टर्स अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जैसे कि ये a हॉरिजॉन्टल है और b जो है कुछ एंगल पे है, मान लो वो एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करना चाहूं तो रिजल्ट क्या आएगा ये मैं जानने का प्रयास करना चाहता हूं। कैसे कर सकते हैं तो इसको देखते हैं। और एक और बात, मैं आगे की एनालिसिस में ये मान लेता हूं कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर से थोड़ा सा बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसे एनालाइज कर सकते हैं इसको, तो बच्चों 2 अप्रोचेस बताते हैं आपको। पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत ए से करेंगे और फिर बी पे खत्म करेंगे, और दूसरे अप्रोच में हम लोग बी से शुरुआत करेंगे और ए पे खत्म करेंगे। चलिए अप्रोच नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए को मैं खींच के यहां पे लाता हूं, ये ले आए, बहुत बढ़िया। मान लो अगर वेक्टर ए 40 न्यूटन का है तो मैं यहां पे एक लाइन बनाऊंगा, कितने का, 4 सेंटीमीटर का। समझ में आया? आपको मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है। और एरो का जो साइज है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, ये तो समझ गए, बड़ा आसान था। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफिकल मेथड को आप अप्रोच करते हैं। आपको मानना पड़ेगा, अगर आप मान लीजिए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है तो आप मान सकते हो 40 मीटर पर सेकेंड बराबर 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है सर, ये तो समझ गए। अब हमको क्या करना है बच्चों, जो वेक्टर बी है कुछ एंगल पे है, जाहिर सी बात है, वो थोड़ा सा छोटा है वेक्टर ए से, उसको खींच के लाते हैं कुछ इस प्रकार से कि उसका टेल जो है वो वेक्टर ए के हेड में आके चिपक जाए। ठीक है, उसके ओरिएंटेशन को खराब नहीं करना है, वो जो डायरेक्शन में पॉइंटेड है उसी डायरेक्शन में रखना है, बस उसको खींच करके लाना है हमको, ए के हेड पर बी का टेल को फिट कर देना है। तो देखिए यहां पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल के 2 साइड्स बन रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा साइड जैसे ही हम लोग बनाएंगे क्या होगा, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। जो तीसरा साइड रहेगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, उसका रिजल्टेंट, जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में रहेगा। मतलब ए और बी का ऑर्डर देखिए कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, अगर रिजल्टेंट इस तरफ होता तो सेम ऑर्डर होता, लेकिन ऐसा नहीं करना है, रिजल्टेंट हमको ऑपोजिट ऑर्डर में बनाना है। समझ गए आप लोग? ट्रायंगल लॉ समझ में आया? कुछ एग्जांपल्स दूंगा, कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। एक बार ग्राफिकल देख लो, एनालिटिकल देख लो, फिर दोनों को एक ही एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, और वीडियो की स्पीड बढ़ा लो भाई, मैं बड़े फुर्सत से बताऊंगा आज आपको। ठीक है, नीचे जाके प्लेयर सेटिंग में 1.25x कर लो। ओके, ये समझ में आया अप्रोच 1। अप्रोच 2 देखो, इस बार हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को खींच के लाते हैं, ले आए। ठीक है, ये टेल, ये हेड, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए को लेकर के आएंगे, उसको बी के हेड पर क्या करेंगे, चिपका देंगे। वेक्टर ए को खींच के लाओगे और बी के हेड पर उसको लगा दो। प्लेस द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो ये दोनों वेक्टर्स देखो आप, क्या लग रहा है, सेम ऑर्डर में लग रहे हैं, ट्रायंगल के 2 साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो थर्ड साइड इनका जो होगा ये तो सेम ऑर्डर होगा लेकिन ये ऑपोजिट ऑर्डर, तो ये थर्ड साइड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा उसके रिजल्टेंट को। जो मैंने बताया समझ में आया? एक बार दिमाग में फिर से दोहरा लो सारी चीजों को। ओके, अब जरा स्टेटमेंट सुनो, लॉ क्या कहता है।
लॉ ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनको अगर हम लोग किसी ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, देन their resultant is completely represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। अगर ऐसा आप करते हो, दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करते हो टेकन इन सेम ऑर्डर, तो इसका जो तीसरा साइड होगा ना उसको आप ऑपोजिट ऑर्डर में लोगे और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा उसके रिजल्टेंट को। ठीक है, कुछ एंगल्स भी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, खासकर डायरेक्शंस में काम आते हैं। पहला एंगल तो ये है कि भाई वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। बहुत बढ़िया। रिजल्टेंट देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल कह लो या वेक्टर ए कह लो, जो भी है। ठीक है, अगर अप्रोच 1 की बात करोगे तो जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है उसको हम कहेंगे बीटा। अगर आप ग्राफिकली कर रहे हो तो ये सारी चीजें आप इजीली पेपर में बना करके प्लॉट करके मान करके कि भाई 40 न्यूटन बराबर 4 सेंटीमीटर है, 30 न्यूटन बराबर 3 सेंटीमीटर है, इस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेट करना है, एनालिटिकली एनालाइज करना है, तो उसके लिए एनालिटिकल मेथड है। अब जरा मैं एनालिटिकल मेथड पे आता हूं, किसका? ट्राइंगल लॉ को एक फॉर्मूले में हम लोग प्लग करते हैं। चलो ये देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, यहां पे दो वेक्टर्स हैं, ध्यान से देखिए ना। ये वेक्टर ए, क्या है नाम? इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, और यहां पे एक और वेक्टर है, ये मैं ऐसा करके बना लेता हूं, इसका नाम क्या है? दिस इज नथिंग बट वेक्टर पी। और जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ एंगल है, उस एंगल को हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं थीटा है वो। अब देखिए यहां पे फिर से बनाते हैं, इसको वेक्टर को मैं बिल्कुल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इधर बनाता हूं। तो एक काम करते हैं ना, इसको कार्यक्रम करते हैं हम लोग नीले से। ठीक है, ये मैंने बना लिया। यहां पे क्या बनाया हम लोगों ने? अभी ताजा ताजा वेक्टर ए बनाया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? वेक्टर बी को पिक करते हैं, यहां पे लेके आते हैं। ये हमने क्या बनाया? अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वेक्टर बी बनाया। ठीक है जी। अच्छा सर, इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा होगा, बिल्कुल अभी आपको दिखाते हैं क्या फायदा होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना बच्चों, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा ये थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो ये होगा रिजल्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? रिजल्टेंट। तो इसको मैं सिर्फ लिख रहा हूं वेक्टर आर, और हम क्या कहते हैं? ये आर क्या होगा? ए प्लस बी। चलिए अभी इसको रहने दीजिए, ए प्लस बी। अभी तो हम लोग एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाए, कुछ ऐसा फॉर्मूला। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया यहां पे दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो यहां पे ये जो एंगल होगा, थोड़ा सा इसको आप ये प्रोड्यूस करते हैं, ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, इसको मैं कह लेता हूं ओ, इसको मैं कह लेता हूं पी, इसको मैं कह लेता हूं क्यू, आर तो मैंने यूज कर लिया भाई रिजल्टेंट के लिए, तो इसको मैं कह लेता हूं एस। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट है बच्चों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उसको हम कह लेते हैं बीटा। ठीक है सर, आगे करते हैं। अब अगर आगे करना है तो आप जरा देखो, यहां पे जो वेक्टर है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, इन सारे लेंथ को हमको डिटरमाइन कर लेना है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए ये जो वेक्टर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये इसकी लेंथ कितनी है? ए है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। ये जो वेक्टर है ना, यहां से लेके यहां तक, इसका भी लेंथ आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बी कॉस थीटा। और ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा, लिख देते हैं, बी साइन थीटा। ठीक है सर, समझ गए। हमें तो रिजल्टेंट निकालना है, तो बिल्कुल अभी मैग्नीट्यूड में ही बात हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात हो रही है। आप देखो कि ये जो ट्राइंगल है ओ क्यू एस, ये कैसा ट्राइंगल है? तो बच्चों ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो किसको याद कर सकते हो आप? मिस्टर पाइथागोरस को याद कर सकते हो। स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो मतलब ओ एस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एस क्यू का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ओ क्यू का स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो मतलब यहां पे आर स्क्वायर लिख दो। ओ एस का स्क्वायर मतलब यहां से लेके यहां तक ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए
प्लस बी कॉस थीटा और उसका स्क्वायर। स्पीड बढ़ाए कि नहीं? स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, समय लगता है ये सब चीजों में। एस क्यू, एस से लेके क्यू, ये कितना है बच्चों? बी साइन थीटा। तो ठीक है सर, बी साइन थीटा लिख देते और उसको हम लोग ये स्क्वायर कर लेना है। देखिए रिजल्टेंट निकालना है तो वो अंडरवुड उधर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में आप समझ गए हो, समझ गए हो, इज इक्वल टू, अब देखिए ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन है, तो आप अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बचेगा? 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा चलो बता देते हैं कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहां पे आ गया 2ab कॉस थीटा। बस फाइनली फॉर्मूला बनने वाला है। देखिए इसको आप जानते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसका वैल्यू 1 होता है। बस आप रिजल्टेंट लिख लो, फाइनल फॉर्मूला मैं प्लग इन कर देता हूं। आर बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं बड़े सम्मान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। समझ गए? तो किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनका मैग्नीट्यूड यहां पे प्लग इन कर दो, दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा 30 डिग्री 40 डिग्री यहां पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है और रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब अगर देखो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस लगा रहा हूं, कैसा एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल बना रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है, मतलब बीटा कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करना भी बड़ा ही आसान है, तो चलिए बताते हैं आपको क्या निकालना है हमें। tan बीटा, बहुत सुंदर, क्या होगा tan बीटा? देखिए ये ट्रायंगल पे आप ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन बेस ए प्लस बी कॉस थीटा। बस हो गया, बहुत आसान है, समझ गए आप सब? समझ गए? इसमें कोई कुछ और भी केसेस हम लोग बना सकते हैं, जैसे चलिए बताता हूं आपको मैं। मान लीजिए दो वेक्टर्स इन लाइन है, लाइक हैं, ठीक है, इन लाइन मतलब कोलिनियर है, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक। चलिए केस बताते हैं आपको। मान लो ऐसा, मान लो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो असल में जो केस है वो कुछ ऐसा होगा, ये होगा वेक्टर ए, क्या होगा? वेक्टर ए, और उसी में बिल्कुल लाइन में ही ये कुछ ऐसा बना लेते हैं हम लोग, ये क्या होगा? वेक्टर बी। देखिए जाहिर सी बात है, अभी कोई एंगल था दोनों के बीच में, अभी कोई एंगल नहीं है दोनों के बीच में, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो अगर मैं कहता हूं बच्चों ये 40 न्यूटन है और ये 30 न्यूटन है, आप भूल जाओ, आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता है, आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी इनफैक्ट नहीं पता है। आप ये बताओ, अगर ये 40 न्यूटन का फोर्स है, ये 30 न्यूटन का फोर्स है, किसी बॉडी पे पुश कर रहे हैं, ठीक है, एक मैं पुश कर रहा हूं, एक आप पुश कर रहे हो, किधर? 40 और इधर से 30 का, तो टोटल फोर्स उस बॉडी पे कितने का लगेगा? तो आप बोलोगे सर 70 का लगेगा। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूले से भी वो चीज निकल करके आ जाएगी, मतलब ए प्लस बी आ जाएगा। थीटा कितना है? 0 डिग्री है, तो यहां पे कितना रखोगे? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। अगर ये 1 होता है तो यहां पर 2ab इंटू 1 मतलब 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। और ये बाहर में क्या लगा है? बस फाइनल आंसर क्या है आपका? ए प्लस बी आया, ठीक है। ऐसे परिस्थिति में बच्चों रिजल्टेंट कैसे निकलता है? वो रिजल्टेंट हो जाता है ए प्लस बी। तो यहां पे आपको वेक्टर्स का फॉर्मूला यूज करने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस के जरिए। अगर इन लाइन है, ये तो पैरेलल है, एंटी पैरेलल का केस भी बताते हैं आपको, ठीक है। अच्छा केस 2 देखियो, केस 2 में मान लो दोनों वेक्टर्स के बीच में कितने का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। अरे रे रे, 180 डिग्री का एंगल है कुछ ऐसा। चलिए ये भी केस आपको बताते हैं, ये भी बड़ा प्यारा है। देखिए मान लो यहां पे एक वेक्टर जो है इस तरफ जा रहा है, इसका नाम है वेक्टर ए, बहुत सुंदर, और दूसरा जो बी है कुछ इस तरफ जा रहा है, बी छोटा है ऐसा मान लो आप, वेक्टर बी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये एंगल आप देखो ना, 180 डिग्री का एंगल है। पिछली बार दोनों एक ही तरफ जा रहे थे, कोई एंगल नहीं था, इस बार एंगल 180 डिग्री का है। अब जरा देखो आप, 180 रखो यहाँ पे, कॉस 180 कितना होता है? -1 होता है। तो
तो यहाँ जो 2ab प्लस में है वो अब माइनस में हो जाएगा। तो मतलब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का बनेगा, वो भी अंडर रूट के अंदर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस अंडर रूट निकल जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका a माइनस बी। खत्म हो गया केस। ये 40 का, ये 30 का। तो अगर आप इसको खींचोगे इधर से 40 से और इधर से 30 से, तो इफेक्टिवली फोर्स कितने का लग रहा है, 40 माइनस 30 का, मतलब 10 का इस तरफ। बात समझ में आया। तो R बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा उस केस में, a माइनस बी। बस आप ये भी समझ गए। एक और केस बताते हैं आपको, केस 3। केस 3 देखो जरा, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। इस केस में क्या होगा बच्चों, एक वेक्टर ऐसा, दूसरा ऐसा। तो ये वेक्टर कौन सा है, वेक्टर a है, और ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर b है, और दोनों के बीच में यहाँ पे जो एंगल है थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है। अब जरा यहाँ पे 90 रख के देखो आप, 90 cos 90 हो जाता है 0, तो ये तो 0 हो गया। आपका अल्टीमेटली वैल्यू क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे परिस्थिति में रिजल्टेंट क्या निकालोगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ तो गए, अरे सब समझा दिया मैंने, ठीक है, समझ में आया यार। नोट कर लो, मैं जरा देखूं वीडियो शूटिंग अभी भी सब सही सही दिख रहा है कि नहीं। हाँ सब बरोबर दिख रहा है। एनालिटिकल समझ गए, ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल समझ गए। अब जरा पैरेललोग्राम लॉ पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। नोट करो नोट करो, थोड़ा पानी पिया जाए। चलिए सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ को ग्राफिकली देख लेते हैं। तो हमारे पास हैं दो वेक्टर्स, बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है, a और b, ठीक है। तो पैरेललोग्राम, पिछली बार ट्रायंगल लॉ था, तो दो वेक्टर्स दो साइड थे ट्रायंगल के, और तीसरा जो था रिजल्टेंट था। इस बार पैरेललोग्राम लॉ है। इस बार क्या होगा बताते हैं आपको, दो एडजेसेंट साइड्स रहेंगे, वैसे तो 4 रहते हैं पैरेललोग्राम में, 4 साइड्स रहते हैं, ठीक है। आमने सामने पैरेलल रहता है, इक्वल एंड पैरेलल। अरे चलो इसको सुनो, दो वेक्टर्स दिख गया a और b, a को खींच के लाओ, ठीक है सर ले आए। अब b को खींच के लाओ, हाँ दोनों का ओरिजिन सेम रहेगा। इस बार b को हमको a के हेड से नहीं मिलाना है, इस बार b को बिल्कुल उठा के लाओ, जहां से a का ओरिजिन था वही अब b का भी ओरिजिन रहेगा। तो ये ऐसा हो गया, a और b दोनों के बीच में एंगल कितना है आपको पता है, थीटा है। कह रहा भी एंगल को भी छोड़ो। अब a के पैरेलल एक लाइन खींचो, b के पैरेलल भी एक लाइन खींचो, क्या बन गया, ये जो ज्योमेट्री बनी है इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। a और b, अब देखो ये जो पैरेललोग्राम बना है उसका एक डायगोनल होगा, ठीक है। वैसे तो दो डायगोनल बना सकते हो, आपको कौन सा डायगोनल बनाना है या फिर कौन से पॉइंट से डायगोनल बनाना है, आपको उस पॉइंट से डायगोनल बनाना है जहां से a और b की शुरुआत हुई है। तो मतलब ये एक पॉइंट से ये बना लो डायगोनल, खत्म हो गया केस। ये जो डायगोनल है ना बच्चों, ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। इसका स्टेटमेंट क्या है जरा पैरेललोग्राम लॉ का सुनिए। सो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से दोनों को बनाया जाता है, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। देन द रिजल्टेंट is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। बस यही पैरेललोग्राम लॉ है। समझ में आ गया पैरेललोग्राम लॉ एनिमेशन के जरिए, ठीक है। ये तो ग्राफिकल तरीका है, इसका एनालिटिकल वर्जन भी है। अच्छा एक और बात, ऐसा नहीं लग रहा देख के कि दोनों भाई भाई हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। कई पुस्तकों में लिखा रहता है कि पैरेललोग्राम लॉ इज एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द ट्रायंगल लॉ। देखोगे आप ये चीज, ठीक है। अच्छा एक बढ़िया चीज देखिए आप, ठीक है, ये इसको मैं करके दिखाता हूं। ये था हमारे पास वेक्टर a, जी सर, और यहां पे था हमारे पास वेक्टर b। तो हमने क्या किया, वेक्टर a को यहां पे बनाया, हाँ जी सर बनाया, और वेक्टर b को खींच के लेकर आए, वेक्टर b को यहां पे बनाया, जी सर, ठीक। और ये वेक्टर a, अब हमने क्या किया, बिल्कुल इसके पैरेलल में यहां पे लाइन खींचा, जी सर, और a के भी पैरेलल में लाइन खींचा, जी सर। अब इन दोनों का ओरिजिन जो था वो o था यहां से, जी सर। अब इस ओरिजिन का आपको एक डायगोनल बनाना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इधर से इधर से इधर से इधर से किधर से, लेकिन जहां से इन दोनों की ओरिजिन है वही आपके रिजल्टेंट का भी ओरिजिन रहेगा। तो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा
वो बनेगा कुछ ऐसा लवली। ये ठीक, तो ये बना हमारा रिजल्टेंट। समझ में आया? यही है पैरेललोग्राम लॉ। और एक आध एप्लीकेशन बताएं क्या? एक एप्लीकेशन बताता हूं मैं। जैसे बर्ड फ्लाइट, फ्लाइट लिख देता हूं मैं, सिंपल फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। देखो एक पंछी बनाते हैं हम लोग, ठीक है? ये पंछी है, क्षमा करना उतना अच्छे से मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है? अब देखो जाहिर सी बात है, इसको थोड़ा सा और मैं आकार को थोड़ा सा बदलता हूं। ये मैं ऐसा करता हूं, ठीक है? ऐसा, और इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसा, ये। अब देखिए ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? नीचे क्या है? हवा है। हवा को क्या कर रहा है? वो अपने विंग्स के जरिए नीचे पुश कर रहा है, राइट? सो इट्स समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द काइंड ऑफ एक्शन दैट्स गोइंग ऑन। ये कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है? लेट्स से समथिंग लाइक दिस। सो इट्स अप्लाइंग सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन। कितना? F1। तो इधर से भी लगा रहा है, ओके। कितना लगा रहा है? इसको भी कुछ नाम दे दो, लेट्स कॉल दिस F2, ठीक है? ये उसके विंग्स हैं। तो जाहिर सी बात है, हवा भी शांत तो बैठेगा नहीं। न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप कुछ करते हो, एक्शन करते हो, तो उसका कुछ रिएक्शन भी आता है, तो वो हवा से रिएक्शन आएगा। उस रिएक्शन को प्यारे बच्चों मैं कहता हूं लेट्स से दिस इज R1, और इधर का जो रिएक्शन आएगा लेट्स कॉल दिस R2। ये कुछ ऐसा कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं? R2, ठीक है? आपको वही तरीका फॉलो करना है। आप बिल्कुल इसके पैरेलल में यहां पे एक लाइन बना दो। देखो बिल्कुल इसके पैरेलल में ये बना कि नहीं पैरेलल? बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। एक मिनट, इधर आ जाता हूं मैं, बिल्कुल इसके पैरेलल में, ठीक है? ये यहीं पे बनाया क्या? लंबाई सेम लग रही है, ठीक है? तो हमको तो बस खैर लाइन खींचना था, तो लाइन खींच ली है हम लोगों ने। और बिल्कुल इसके भी पैरेलल ये यहां पे एक लाइन खींच ली है। अब जो रिजल्टेंट होगा ना बच्चों, ये ये पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड है, और इस शुरुआत यहीं से हुई है, तो यहीं से डायगोनल की भी शुरुआत करनी है आपको। और ये जो डायगोनल बनेगा वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? आपका रिजल्टेंट रहेगा R नेट। गुलेल खेले हो कि नहीं? गुलेल, स्लिंग शॉट कहते हैं उसको, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो मैंने आपको समझा दिया पैरेललोग्राम लॉ। If two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from the same point, then the diagonal of that parallelogram drawn from the same point is by default the resultant, right? That's it. ये एंगल कितना बनाता है पता है यार? आपको सब पता है। ये एंगल कितना है? बीटा है। और ये जो एंगल है ये कितना है? ये थीटा है, ठीक है? तो इसमें एक और चीज देखो, अगर आपको इसको एनालिटिकल मेथड से देखना है तो यार सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये b है तो ये क्या है? ये लंबाई कितनी हो जाएगी? ये भी b हो जाएगा। ये b जो है a के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ये भी a के साथ कितना एंगल बनाएगा? यहां पर भी थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b cos थीटा। ये कितना हो जाएगा? b sin थीटा। इसके लिए भी एनालिटिकल मेथड लगाओगे तो सेम रिजल्ट आएंगे। इसमें आ जाएगा आपका रिजल्ट कितना? सेम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन थीटा। डायरेक्शन के लिए आपका आ जाएगा बीटा, मतलब tan बीटा बराबर हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। मुझे ज्यादा बात करने की अब जरूरत ही बिल्कुल नहीं है, समझ गए आप? ठीक है, समझ गए इतना? हाँ सर, तो लिख लो। मैं जरा देखता हूं, कई बार रिकॉर्डिंग चलते चलते ना बंद हो जाती है, इसलिए देखना पड़ता है। बर्ड का फ्लाइट भी समझ गए? हाँ सर, ओके सर। बता दें, पॉलीगॉन लॉ बताएं आपको? मजेदार है। ग्राफिकल एनालिटिकल दोनों हम लोगों ने कर लिया, ट्रायंगल का भी, पैरेललोग्राम का भी। पॉलीगॉन में आपको मैं सिर्फ ग्राफिकल बताऊंगा, उसका एनालिटिकल तरीका सॉल्व करने का मैं आपको सीधा न्यूमेरिकल में बताऊंगा आने वाले सेशन में, ठीक है? इस वीडियो को देखे हो
तो पहले की भी वीडियो को देखना और सीक्वेंस में देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, पूरी 11वीं कक्षा का भी मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर चैप्टर का मोशन इन द प्लेन का भी मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या बात करने वाले थे हम लोग अब? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर दो वेक्टर्स हैं, सिर्फ दो वेक्टर्स हैं, ट्रायंगल लगाओ, पैरेललोग्राम लगाओ, चिल। अगर दो से अधिक है, 3 4 5 6 n वेक्टर्स हैं, in that case there is no other option than the polygon law, right? The only graphical option that you have is the polygon law of vector addition. अब इसको कैसे करते हैं? तो हम लोग बहुत सारे वेक्टर बना लेते हैं, a b c d। कितने? 4 वेक्टर्स हैं इंडिविजुअल, a b c d, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, वेक्टर d। अगर हमें कहा जाए कि भाई आपका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनको सबको ऐड करना है, क्या होगा? ठीक है, हमको विजुअलाइज करना है इसको, कैसा दिखता होगा रिजल्टेंट इसका, किस एंगल पे रखा होगा, उस एरो, उस रिजल्टेंट के एरो का लंबाई कितना होगा। अगर ये सब चीजें हम लोग को देखनी है तो चलो देखते हैं, बताते हैं आपको। वेक्टर ए को पकड़ के लाओ। जी सर, पकड़ लिए। वेक्टर बी को उठा के लाओ इन सच अ मैनर दैट द टेल ऑफ बी इज एट द हेड ऑफ ए। समझ गए? अच्छा, अब वेक्टर सी को उठा के लाओ इन सच अ मैनर दैट द टेल ऑफ सी, सी का जो टेल है वो कहां पे है? बी के हेड पर है। हाँ सर, ये भी हो गया। अब वेक्टर डी को उठा के लाओ इन सच अ मैनर दैट द टेल ऑफ डी इज एट द हेड ऑफ सी। ठीक है, तो ये एक ओपन पॉलीगॉन बन गया। जितने भी हमारे पास वेक्टर्स थे, वैसे कितने थे? 4 वेक्टर्स थे, उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने एक ओपन पॉलीगॉन में फिट कर दिया। बहुत बढ़िया। अब इस ओपन पॉलीगॉन का जो क्लोजिंग साइड होगा, ठीक, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहां पे कितने साइड्स हैं? ओपन पॉलीगॉन है, मतलब अभी तो फिलहाल 4 साइड दिख रहे हैं, तो 5वें साइड से हम क्लोज करेंगे। 5वें साइड से क्लोज करेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर जो रहेगा ये नहीं रहेगा, ऑर्डर ऑपोजिट रहेगा। अगर ये एंटी क्लॉक में जा रहे हैं तो इसका ऑर्डर क्लॉक में रहेगा। समझ में आया? ठीक, ये जो रिजल्टेंट रहेगा ये बन के आता है आपका पॉलीगॉन लॉ से। अब जरा लॉ सुन लो। तो जैसे इसके पहले इफ टू वेक्टर्स बोलते थे, इफ n वेक्टर्स बोलो। अब इफ n वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ अ ओपन पॉलीगॉन, then their resultant is completely represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order. Taken in opposite order. बहुत सुंदर, यही तो था। समझ में आया? बड़ा आसान था। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ समझ गए यार। आगे जो न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं ना अगले सेशन में, भाई उसको मिस मत करना। और आप लोग के लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने प्लान करके रखी है। सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स होंगे अगले सेशन में, ठीक है, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। प्रोडक्ट में मतलब वेक्टर प्रोडक्ट देखोगे आप, स्केलर प्रोडक्ट देखोगे, मतलब दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। एक स्केलर निकल के आ सकता है और एक वेक्टर भी निकल के आ सकता है मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, इन सारी बातों पे चर्चा होने वाली है। और जब पूरा वेक्टर्स हम लोग कवर कर लेंगे ना, तो उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्लास का सेशन रहेगा, तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करेंगे, सब तगड़े रहेंगे। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सबको ईजिली लगा लोगे, और नहीं लगा पा रहे हो तो मैं तो हूं उसको समझाने के लिए, तो समझ जाओगे बड़े आसानी से। ठीक है, जो मर्जी बुक हो उसके बाद उसको सॉल्व करना, आप जिससे भी सॉल्व करते होगे। पॉलीगॉन लॉ भी समझ गए? अच्छा, वेक्टर से रिस्पेक्ट में यार एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, हम ऐसा कहते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, पढ़ोगे आपका बुक में तो कभी ना कभी आमना सामना होगा, अगर पढ़ते होगे तो। हम बोलते हैं, ये नोट कर लेना आप लोग, हम बोलते हैं कि भैया वेक्टर एडिशन, मैं स्लो लिखता हूं बच्चों, स्पीड बढ़ा लो, इज कम्यूटेटिव। क्या कहते हैं? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब है भाई, मतलब यह है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो यार ये तो आप जानते हो मेरे ख्याल में, ट्रायंगल लॉ में तो आपने बताया आपको 2 अप्रोचेस। चलो फिर से देखो, हमारे पास है बच्चों यहां पे 2 वेक्टर्स, ये लो बना लो, ये वेक्टर ए है, हाँ जी, और ये है वेक्टर बी। तो इसको 2 तरीके से आप देखो।
आप ऐसा करो, यहां पे बना लो ओरिजिन। सबसे पहले किसको बना लो आप, वेक्टर ए को बना लो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से। क्या है ये, वेक्टर ए, ठीक है। बी को उठा करके लाओ, ठीक है, काम चल जाएगा। ये हमने क्या बनाया, वेक्टर बी। सो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर होता तो इस तरफ होता डायरेक्शन, ऑपोजिट ऑर्डर है मतलब इस तरफ है, इज द रिजल्टेंट। तो ये आर बराबर आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी। हाँ जी लिख सकते हो जी सर, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखते हैं यार, नहीं तो तुमको समझाएंगे कैसे, ठीक है। इसको भी एनिमेशन में कर देता था, चलो छोड़ो, अब बना दिए, ये आर हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। ये एरो लगाना बहुत बेकार लगता है यार मुझे। हाँ जा देखो, अप्रोच 1 के हिसाब से तो कर लिया हम लोगों ने, अब अप्रोच बी देखो आप। अब वेक्टर बी को ना थोड़ा लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं अप्रोच बी के लिए, तो बी को उठा करके सबसे पहले लाते हैं। आप भूल जाओ ये बना भी है, आप भूल जाओ ये बना है ना, भूल जाओ। क्या बनाया हमने अभी, बनाया, हाँ सर, पहले बी बनाया, अब ए को फिट करते हैं। ऐसे फिट करेंगे कि ए का जो टेल है वो बी के हेड पे चिपक जाए जाके, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ए बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये सेम ऑर्डर है, ये ऑपोजिट ऑर्डर है, तो ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट किसके बराबर है, ये। तो आप ए प्लस बी ऐसा ऐड करो या बी प्लस ए करो, आंसर आपका हमेशा सेम आना है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको ये कम्यूटेटिव है, राइट। अब दूसरा देखिए आप, एक और चीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखिए हम कहा जाता है कि भाई वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये भी आपको समझाते हैं, एसोसिएटिव। स्पीड बढ़ा लेना बच्चों, है ना, समझें इसको। तो एक काम करते हैं यार, एसोसिएटिव है, इसका मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि भाई वेक्टर ए प्लस, ऐसा लिखते हैं, बी प्लस सी। जरा ध्यान से देखो, ब्रैकेट पे ध्यान देना, इज इक्वल टू, अब पहले ब्रैकेट में लिख लो ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा, और उस रिजल्टेंट को जब हम लोग सी में ऐड करेंगे, तो यहां पे बी प्लस सी का रिजल्टेंट को ए पे ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी के रिजल्टेंट को सी पे ऐड करेंगे। अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। आप देखोगे अभी, इसी को एसोसिएटिव कहते हैं। कैसे करें, तो 3 वेक्टर्स हैं यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, यहां से मैं चालू करता हूं कहानी। ये बनाते हैं हम लोग वेक्टर ए, ठीक है। ये इधर बना लेता हूं मैं वेक्टर बी, और इधर मैं बना लेता हूं वेक्टर सी। हाँ जी, इसको लगाना है। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो ध्यान से देखो, ए यहां पे क्या बनाया हमने अभी, ए को बनाया। थोड़ा सा प्यार से बनाता हूं मैं, ए, ठीक है। अब ए का जो हेड है उसमें बी के टेल को फिट करते हैं, समथिंग लाइक दिस, लवली, ओके। बी के टेल को फिट कर रहे हैं। भाई दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, ज्यादा नीचे तो नहीं चले गया हमें, नहीं, काम चल जाएगा। ए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ऐसा लग रहा है, समझ जाओ, भावनाओं को समझो। सी के टेल को उठा करके बी के हेड पे लगाते हैं, ठीक है। ये कर लिया हमने, ये क्या है, दिस इज वेक्टर सी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी। देखो वेक्टर ए में बी और सी का रिजल्टेंट को जोड़ना है। तो देखो बच्चों, ये बड़ा आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको समझा रहे हैं। अगर ये बी है और ये सी है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, ऐसा सोचो, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि ये होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर ये होता है, अपोजिट ऑर्डर ऊपर है। तो यार मैं एरो ना यहां पे बना रहा हूं, ये कुछ ऐसे। इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, इसको बोलोगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। समझ जाओगे आप, सब कुछ समझ जाओगे, टेंशन मत लो। ये बी प्लस सी हुआ। अब ये ए प्लस बी प्लस सी करना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुआ, थर्ड साइड ये वाला होगा, ये वाला होगा थर्ड साइड। अगर सेम ऑर्डर होता तो नीचे डायरेक्शन होता, ऑपोजिट ऑर्डर है तो हमको डायरेक्शन इसको चेंज करना है, ये ऊपर रहेगा।
तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो आप रिजल्टेंट आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। क्या? ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। बहुत सुंदर। अब कुछ और करते हैं, रंग बदलना पड़ेगा मेरे को, रंग बदल लेते हैं। अब ये तो आ गया रिजल्टेंट, ठीक है जी, ये आ गया रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, थर्ड साइड ये वाला, ये थर्ड साइड, सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर, ऐसा, ठीक है जी। तो इसको क्या लिखोगे, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लवली। बस इसमें किसको जोड़ देना है आपको, ये ए प्लस बी में किसको जोड़ देना है, सी। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ध्यान से देखो, दो साइड, पहला साइड दूसरा साइड सेम, ठीक है। फिर से सुनो, पहला साइड दूसरा साइड सेम ऑर्डर होता तो इधर, ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर रिजल्टेंट का इस तरफ, तो रिजल्टेंट तो फिर से वही बना, तो ये रिजल्टेंट फिर से वही आएगा आंसर। फिर से देखिए ये दोनों, two sides of a triangle, these two vectors are representing two sides of a triangle, then this third side will automatically qualify as the resultant taken in opposite order। तो रिजल्टेंट वापस से कितना आएगा, a प्लस बी, इस बार क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो देखो मैं यहां पे फिर से लिख सकता हूं रिजल्टेंट r इज इक्वल टू, ये क्या है, a प्लस बी, तो यहां लिखेंगे a प्लस बी और किसको जोड़े, प्लस सी। ब्रैकेट्स पे ध्यान दें, यहां पे a प्लस बी में ब्रैकेट है, यहां पे b प्लस सी में, तो वेक्टर एडिशन जो है एसोसिएटिव है, नोट कर लें इसको आप, ठीक है। अच्छा ये भी बताना है, चलो ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे, खाना वाना खाऊं मैं भी, 3 बज रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या बताना था यार इसमें। अच्छा, एरो का साइज कम कभी ज्यादा, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, चलो बताते हैं। ओके, एक वेक्टर बनाया है मैंने वहां पे, वेक्टर ए, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जरा सोच के देखो क्या होगा। सर उसका साइज 3 गुना हो जाएगा, मतलब वेक्टर ऐसा हो जाएगा, कितना, 3 टाइम्स। चलो उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, वापस से नॉर्मल लेवल पे आ गया। अब अगर मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना हो जाएगा, सर 5 टाइम्स हो जाएगा वो, ठीक है, ठीक है जी। मान लीजिए अब मैं उसको -3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, सर 3 गुना तो होगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब अगर मैं उसको -5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो सर 5 गुना तो होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, जब कभी भी आप किसी गिवन वेक्टर को एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो उतना टाइम्स हो जाता है वो, ठीक है। रियल नंबर मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप कह सकते हो, लिख लो, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर, कोई भी वेक्टर ए है, व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड, क्या, मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर, देन जो आपका नया वेक्टर निकल के आता है ना, न्यू वेक्टर, ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है लैम्डा टाइम्स ऑफ दैट वेक्टर। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्यों बताया, उसका एक कारण है। चलो एक एग्जाम्पल देखो, सबको पता है भाई इस एग्जाम्पल के बारे में। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। बस एक तो एग्जांपल ये हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल, जैसे लीनियर मोमेंटम p बराबर मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो यहां पे भी वेक्टर, यहां पे भी वेक्टर, ये क्या है, एक रियल नंबर, ये क्या है, एक रियल नंबर। समझ में आया? तो बच्चों काफी कुछ पढ़ लिया आज के सेशन में। अगले सेशन में कुछ देखने वाले हैं कुछ शानदार सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स, और जैसे मैंने आपको बताया वेक्टर्स का सेशन पूरा खत्म हो जाने दो, उसके बाद बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, बस आपकी लाइफ सेट हो जाएगी।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।